नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 3 सितंबर 2025। 13 को आपका एग्ज़ाम है। आज से ठीक 10 दिन बाद इस समय में आप परीक्षा दे रहे होंगे। आज का ये जो एमसीक्यू होगा, कल जो हम लोग कर रहे थे प्राचीन भारत के एमसीक्यू गुप्त पीरियड से, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। और आज का दूसरा वीडियो जो आएगा वो आपका जो बिहार स्पेशल के एमसीक्यू हैं उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप सभी लोगों के सुबह से बहुत सारे मैसेज भी आए हैं, तो उन सभी के लिए धन्यवाद। मैं अलग से सभी को रिप्लाई भी कर दूंगा। फ़िलहाल ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, तो इसीलिए मैं इसमें लगा हुआ था सुबह से। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है सवाल आज का पहला। एक चीज़ और है, कई सारे बच्चे मैसेज करें कि लास्ट टाइम में यूपीएससी पीवाईक्यू लगाएं क्या। देखिए, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि लास्ट के एक सप्ताह में आप नए चीज़ों को अगर शुरू करते हैं तो परेशान होंगे। जो अभी तक आपने पढ़ा है, अभी तक अगर आपने लगाया है तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी कुछ भी नया पढ़ने से, नया करने से बचिए थोड़ा सा। और यूपीएससी पीवाईक्यू का क्या है कि उसमें सवाल के प्रकार नए होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो लगभग वही होता है, थोड़े बहुत फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो आप वो लगा सकते हैं। ऐसा कोई ख़ास दिक्कत नहीं होता है, लेकिन रिवीजन भी उसका करना होता है। ऐसा नहीं कि एक बार लगा करके चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला सवाल देखिए क्या है आज। गुप्त काल में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामिक, भौगिक, आयुक्तक या 10 बंधु। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रामिक कहा जाता था इसको। आप मुझे ये बताइएगा, मौर्य पीरियड में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? और शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी वाला पूछ चुका है, मौर्य वाला और गुप्त वाला नहीं पूछा गया है। और ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बीपीएससी के लिए हिस्ट्री में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ग्रामिक इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। सूर्य सिद्धांत में किस विषय का वर्णन किया गया? चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति। तो इसमें खगोल विज्ञान का है, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की किताब है सूर्य सिद्धांत, जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। गुप्त काल के दौरान सालों और महीनों के लिए कौन सा शब्द यूज होता था? बड़ा ही सुंदर सा छोटा सा सवाल है, यह बड़ा ही यूनिक सा सवाल है। वर्ष और मास, संवत और माह, संवत्सर और माह, और मास है तीसरा। चौथा है कि साल और माह। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, संवत्सर और माह। मास शब्द जो है ये उपयोग किया जाता था वर्ष और महीने के लिए गुप्त पीरियड के दौरान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर सी हो जाएगा। गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध गुफा चित्रकला कहाँ पर पाई गई है? अजंता, एलोरा, एलिफेंट और बाघ। बाघ की गुफाएं भी फेमस हैं। ये 4 हैं। इन चारों में से सवाल आते हैं अक्सर कई बार। जैसे एक बार यूपीएससी ने प्रीलिम में गया में पूछा, और यह एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट है। आप मुझे सर्च करके बताइएगा ज़रा कि अजंता की गुफाएं जो हैं यह किस नदी के समीप में स्थित हैं। ये पूछा था, तो इसका मुझे बताइएगा ज़रा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे प्रसिद्ध चित्रकला कहाँ पर पाई गई है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, अजंता की गुफाओं में पाया गया है। सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र पाए गए हैं जो बौद्ध जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या होती हैं? भगवान बुद्ध के पहले के जन्मों की कथाएं जो हैं वही जातक कथाओं के रूप में वर्णित हैं। उसी को चित्रांकित किया गया है कहाँ पर? तो अजंता की गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के किस शासक ने लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी राजकुमारी की पुत्र की उपाधि धारण की थी? और ये जो है ये इसलिए धारण किया था क्योंकि लिच्छवी उस समय का सबसे प्रतिष्ठित राजवंश में से एक था। और इस आदमी ने अपना प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, इस राजा ने अपना प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने नाम के साथ लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या नाम है इनका? 61 का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने धारण किया था। लिच्छवी वर्तमान का कौन सा? तो वर्तमान का आप कह सकते हैं तिरहुत का, जो बिहार का रीजन है ना, तिरहुत का रीजन जिसमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, ये जो रीजन है ये लिच्छवी दरअसल में होता था। तो इसको लिच्छवी कहा जाता था। तो ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। भीतरी और जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, स्कंदगुप्त से, कुमारगुप्त प्रथम से। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात स्कंदगुप्त से था, जिसने हुनों को भी हराया था। हुनों को भी हराने का श्रेय स्कंदगुप्त को ही जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
जब आप गुप्त काल को यूपीएससी मेंस ऑप्शनल के लिए पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि स्कंदगुप्त के पश्चात से ही हुनों के आक्रमण, भले गुप्त साम्राज्य के जो स्कंदगुप्त हैं वो जीत गए थे, लेकिन इसके पश्चात से धीरे धीरे सने सने गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी छीन होने लग जाती है और उसके पश्चात से इसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में पुरपाल कौन था? तो 4 ऑप्शंस है यहाँ पर। गांव का प्रमुख, शहर का प्रमुख, सेनापति, कर संग्रहकर्ता। पुरपाल कौन होते थे? तो यह दरअसल में शहर का प्रमुख होता था। बी और बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। गुप्त काल की शासन में परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये बड़ा विवादित सा सवाल है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको अलग अलग और भी शासक के नाम दिखेंगे। वैसे जो सबसे प्रसिद्ध है और जो सर्वमान्य माना जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए भी माना जाता है और समुद्रगुप्त के लिए भी माना जाता है परम भागवत की उपाधि। समुद्रगुप्त का भी कई सारे जगहों पर आपको आंसर दिखेगा और चंद्रगुप्त द्वितीय का भी दिखेगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने वैष्णव धर्म के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए परम भागवत की उपाधि धारण की थी। वैसे समुद्रगुप्त भी इसका बुक में आंसर मिलता है। अगर ये सवाल आए तो चंद्रगुप्त द्वितीय मार सकते हैं आप, क्योंकि सर्वमान्य वही माना जाता है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में सबसे प्रतिष्ठित राजाओं में उसका नाम आता है। तो इसका आंसर बी हो सकता है। वैसे इसको स्किप कर सकते हैं। महरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से था? तो अभी मैंने करवाया आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय से था, चंद्रगुप्त द्वितीय से था। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। परम भागवत की उपाधि आपको समुद्रगुप्त के साथ भी दिखता है। केसी श्रीवास्तव जो हैं उन्होंने लिखा है समुद्रगुप्त के साथ में। वहीं पर एक और बुक मैंने पढ़ा था, उनका राइटर का नाम मैं भूल गया, उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा विवादित है, इसलिए उसको स्किप करना ज़्यादा सही रहेगा। महरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में यह लौह स्तंभ स्थित है। आप भी देख सकते हैं उसको जा करके। गुप्त काल में भाग और भोग क्या थे? सैन्य उपाधियाँ, भू राजस्व के प्रकार, कर के प्रकार, साहित्यिक शैलियाँ। यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर के प्रकार थे। भाग और भोग दोनों ही कर के प्रकार थे। जैसे भाग उपज का हिस्सा था, भोग फल फूल आदि का भेंट था जो राजा को प्रदान किया जाता था जनता के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। गुप्त काल में पुंडवर्धन भुक्ति किस क्षेत्र में स्थित था? बंगाल में, गुजरात में, मालवा में, पंजाब में। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इसका उत्तर निकालिएगा जरा। 67 का आंसर क्या होगा? आपने निश्चित तौर पर सभी का आंसर निकालिए। गलत होता है तो कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं उसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए बंगाल का यह एक प्रांत था। इसका आंसर ए हो जाएगा। कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? ये तो बेहद आसान है। तो इसकी रचना वात्सायन ने किया हुआ है, कवि वात्सायन ने किया हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जो गुप्त काल के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण का पद किससे संबंधित था? ध्रुवाधिकरण, इसको इंग्लिश में भी यही कहा जाता है बंधुओं, ध्रुवाधिकरण। शाही मोहर का प्रमुख, पुलिस का प्रमुख, भूमि राजस्व का प्रमुख, सैन्य कमांडर। ध्रुवाधिकरण कौन होते थे गुप्त काल के दौरान? 69 का उत्तर हो जाएगा सी। भूमि राजस्व का प्रमुख का काम ध्रुवाधिकरण करते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। विष्णु पुराण किस काल में अंतिम रूप से संकलित किया गया? अभी कल ही मैंने आपको किससे बताए थे, किससे इसीलिए बताए थे ताकि आपको याद रहे। विष्णु पुराण सहित बहुत सारे किताबें जो हैं हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, वो उसी समय में अंतिम बार संकलित किया गया था। विष्णु पुराण स्रोत है गुप्त वंश के शासकों के बारे में जानने का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। विष्णु पुराण तो हमेशा सुनने में अच्छा लगता है भाई, किस पाप के लिए कैसे जलाया जाएगा ये पता चलता है। बाकी ये गुप्त वंश के इतिहास जानने का स्रोत भी है, क्योंकि कुछ हिस्सा उसका इससे संबंधित भी है। तो इसका अंतिम बार संकलन जो है वो गुप्त काल के दौरान ही हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस मुद्रा हाव भाव में है? दरअसल में भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं होती हैं वो अलग अलग मुद्रा में होती है। मैं कोशिश करता हूं मैं आप किसी पिक्चर की मदद से आपको दिखा सकूं और समझा सकूं, क्योंकि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ अगर कठिन सवाल पूछता है तो उनकी मुद्राएं से पूछ सकता है आपसे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको दिखाऊं। वैसे सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो किस मुद्रा में है भाई? तो वह है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। मैं एक बार जरा कोशिश करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ध्यानपूर्वक देखिएगा भगवान बुद्ध के अलग अलग मुद्राओं को। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बंधुओं क्योंकि यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक बार भूमि स्पर्श मुद्रा जो है उनका, यह यूपीएससी प्रीलिम में पूछा जा चुका है। तो वो देखते हैं कि कौन कौन से मुद्राएं होती हैं।
सबसे पहला है ध्यान मुद्रा। ध्यानपूर्वक देखिए फोटो को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको पता चले ये ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध, जहाँ पर दोनों हाथ उनके एक दूसरे के ऊपर में रखा गया है। बाएं हाथ के ऊपर में दाहिना हाथ रखा गया है। आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा बाएं हाथ के ऊपर में दाहिना हाथ रखा गया। ये ध्यान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा। इसी प्रकार से भूमि स्पर्श मुद्रा है, जहाँ पर बायां हाथ जो है, बायां हाथ वो तो पालथी में रखा हुआ है, लेकिन दाहिना हाथ जो है ये भूमि को स्पर्श कर रहा है। तो ये भूमि को स्पर्श कर रहा है, इसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला है वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा देखिए क्या है इसमें अंतर भाई, यहाँ पर आपको उंगली बंधा हुआ दिखेगा, दोनों हाथों के उंगली जो हैं यह ध्यान मुद्रा में बंधा हुआ है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्यों मैंने ये बोला टच कर रहे हैं, क्योंकि अगला जो मुद्रा है आप उसमें फिर अंतर नहीं कर पाएंगे। अभय मुद्रा देखिए, इसमें यहाँ पर दोनों हाथ की उंगलियां ओपन है, कोई किसी को टच नहीं कर रहा है। तो अभय मुद्रा के बारे में हो सकता है पूछ ले कि भाई इसमें उंगलियां एक दूसरे को टच कर रही होती हैं क्या, तो बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को। यह कठिनतम हिस्सा है बुद्धिज्म का, जहाँ से सबसे कठिन सवाल बनाए जाते हैं। इससे ज़्यादा कठिन नहीं बनता है, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है भाई। अब जो अगला है वो है कौन सा, तो धर्म चक्र मुद्रा, जो हमें सारनाथ से प्राप्त हुआ है ना, वो है ये। ध्यानपूर्वक देखिए इसमें क्या है, उनके एक हाथ जो हैं दोनों हाथ हृदय के पास में स्पर्श हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको कहा जाता है क्या, धर्म चक्र मुद्रा कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी पहली धार्मिक शिक्षाओं का प्रसार करते हुए भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र मुद्रा को अपनाया था, तो इसीलिए सारनाथ में उसको अपनाया गया था। इस मुद्रा में उंगलियों और हाथों की हर स्थिति और मुद्रा का अपना निश्चित अर्थ होता है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से वरद मुद्रा भी है उनका और अंजलि मुद्रा भी है। ये देखिए अंजलि मुद्रा है, इसको आप याद रख सकते हैं। ये प्रमुख मुद्राएं हैं जहां से सवाल पूछा जाता है, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। एक बार और बैक कर जा करके इसको देख लीजिएगा, अलग अलग मुद्राओं का थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा कि बैठ करके कि किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। सब में एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, उनकी जो पालथी है वो सेम प्रकार से बना हुआ है, इसी प्रकार से बना हुआ है। ये सब में कॉमन है, ये किसी में भी अलग नहीं है, सब में ये कॉमन दिखेगा आपको, सब में ये कॉमन दिखेगा। देखिए सब में कॉमन दिख रहा है आपको, यह सब में कॉमन होता है। तो कॉमन चीज़ भी क्या पता आपसे पूछ ले, इसको याद रखिएगा। चलिए वापस एमसीक्यू पर चलते हैं। सारनाथ में कौन सी मुद्रा है भाई, तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है, जिसमें दोनों हाथ हृदय के समीप में स्थित होते हैं और उंगलियां एक दूसरे हाथों की टच कर रही होती हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक किसने लिखा है, तो यह कवि कालिदास का है, महाकवि कालिदास का लिखा हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम। गुप्त काल में सती का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है हमें, तो एरन शिलालेख में मिलता है। एरन शिलालेख में ज्ञात होता है, जहाँ पर 510 ईस्वी का पहला सती का साक्ष्य में मिलता है। लेकिन यहाँ पर बाई फोर्स सती नहीं है, अपने इच्छा के अनुसार से सती है, ये भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है मालविका अग्निमित्रम नाटक का विषय क्या है, समुद्रगुप्त के सैन्य विजय, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी, बुद्ध का जीवन, एक राजा के दरबार का वर्णन। तो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कहानी वर्णन किया गया। मालविका अग्निमित्र में शुंग शासक अग्निमित्र और एक राजकुमारी मालविका के प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसे कालिदास ने गुप्त काल में लिखा था। मैंने आपको बताया भी था कि कालिदास एक तरह से श्रृंगार रस के लेखक माने जाते हैं और बहुत महान लेखक माने जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल में आयुक्तक का पद किससे संबंधित था, आयुक्तक का जो पद था यह एक प्रांतीय गवर्नर से हो जाएगा। आयुक्तक एक प्रांतीय गवर्नर या आयुक्त का काम करता था, इसका आंसर ए हो जाएगा। गुप्त काल की प्रसिद्ध देवी मूर्तिकला कहाँ से मिली है हमें, मथुरा से, सांची से, उदयगिरी से, अजंता से। कहाँ से मिला है गुप्त काल की प्रसिद्ध देवी मूर्तिकला, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 76 का आंसर हो जाएगा सी। उदयगिरी की गुफाएं से मिली है, अजंता से तो मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज्म से ही संबंधित है सब कुछ, तो यहाँ तो मिल ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर उदयगिरी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त काल में दुर्गा की प्रसिद्ध मूर्तिकला है, ये भी याद रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि इस समय शाक्य संप्रदाय मौजूद था, जिसमें शक्ति की उपासना की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है। गुप्त काल में रंग भवन का उपयोग किस लिए किया जाता था, तो नाटक और नृत्य प्रदर्शन के लिए किया जाता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ जो गुप्त काल में संकलित हुआ का संबंध किससे है, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि इसको पंचम वेद की उपाधि भी कई सारे लोग देते हैं, क्योंकि इसमें नृत्य, गीत, संगीत इत्यादि को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से लिखा गया है। और यह कब लिखा गया है, तो आज से बहुत वर्ष पहले लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। संगीत, नृत्य और नाटक से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
रचना किसने किया भाई? तो भरत मुनि ने इसकी रचना की है नाट्य शास्त्र की। गुप्त काल के दौरान सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा का निर्माण किसने करवाया था? बेहद आसान सवाल, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक चीज आपने गौर किया, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया है, इनके साथ मुनि शब्द लगा हुआ है। वात्सायन को महर्षि शब्द से इंगित किया जाता है। तो यानी कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 बनाए गए हैं, आपको पता ही होगा व्यवस्था जो है, इसमें सभी से जुड़े हुए जो किताबें लिखी जाती थी, सभी से जुड़े हुए ज्ञान को सम्मान के भाव से देखा जाता था। आज के जैसे नहीं कि जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, एजुकेशन के फील्ड में सक्रिय हैं, केवल वही महान होंगे, बल्कि डांस, नृत्य, गीत, संगीत के लिए भी अगर कोई कुछ लिखते हैं, अद्भुत रचते हैं, तो उनको भी समान भाव के साथ इज्जत दिया जाता था। कामशास्त्र की जिन्होंने रचना की उनको भी महर्षि से इंगित किया गया। भारत के इतिहास में ये मोल रहा है एजुकेशन का, है ना। तो एजुकेशन में केवल पारंपरिक विद्या नहीं थी, बल्कि शारीरिक विद्या और इस प्रकार के रस से जुड़े हुए विद्याएं भी शामिल थे, जिसको एजुकेशन के तौर पर देखा जाता है। और आज पूरी दुनिया में सेक्स एजुकेशन होता है, अपने देश में नहीं होता है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये तो करवा दिया है मैंने, नालंदा का आंसर सी हो जाएगा। गुप्त काल में चार्ट क्या था? तो एक आधिकारिक पत्र या दस्तावेज था। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल में सामंत क्या थे? तो सामंत दरअसल में अधीनस्थ शासक होते थे, और रामशरण शर्मा जी जो हैं वो सबसे ज़्यादा सामंतवाद को दिखाने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारत से शुरू करते हैं और वो फिर भारत में आता ही जाता है। दरअसल में जो लेफ्ट विंग के इतिहासकार हैं उन्होंने सामंतवाद को अधिक दिखाया है। सामंतवाद क्या होता है? तो दरअसल में शासक है एक, उसके अंतर्गत छोटे छोटे एरिया के शासक जो अपने पास सैनिक रखते हैं, उनकी अपनी आर्थिक क्षमता होती है और वह बड़े शासक को अपने कर का भुगतान करते हैं। फिर जब बड़ा शासक कमज़ोर होता है तो ये छोटा जो शासक है ये उठ खड़ा होता और ये अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। जैसे कुषाणों का अधीन जो गुप्त हैं या गुप्त जो हैं या कुषाणों का अधीन क्या थे? कुषाणों का अधीन यह सामंत का काम करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से सातवाहन जो हैं ये मौर्यों का अधीन सामंत का काम करते थे। लेकिन जैसे ही एक शासक कमजोर होता है दूसरा शासक उठ खड़ा होता है। तो यही आपको कालक्रम दिखेगा अंत तक भारत के इतिहास में। तो इसी को सामंतवाद कहा जाता है। सामंतवाद शब्द आगे जाकर के ज़्यादा विस्तृत होता है। खास तौर से राजपूत काल में अधीनस्थ शासक होते थे जिनके पास बहुत बड़ा भूभाग होता था और उस पर वो शासन करते थे, वहाँ से कर वसूलते थे, अपनी सेना भी रखते थे और शासक को, जो बड़ा शासक होता था, उसको सपोर्ट करते थे जब तक वह उससे ज़्यादा मजबूत है। जिस दिन सामंत ज़्यादा मजबूत हो जाते थे, बड़े शासक से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते थे। अभिज्ञान शकुंतला में राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी किस राजकुमारी से संबंधित है? तो यह शकुंतला से संबंधित है। क्या है? तो अभिज्ञान शकुंतला में राजा दुष्यंत और ऋषि पुत्री शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल में कुमार मात्य का पद एक शाही अधिकारी का होता था। कल ही मैंने बताया था, जैसे आज एक IAS अफसर होते हैं, यह SDM के रूप में भी काम करते हैं, DM के रूप में भी होते हैं, सचिव के रूप में भी, सेक्रेटरी के रूप में भी काम करते हैं। उसी प्रकार से ये कुमार मात्य होते थे गुप्त व्यवस्था में, जो अलग अलग जगहों पर अधिकारी के रूप में काम करते थे। अगला है कि गुप्त काल के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? अब जरा इसको भी समझते हैं। क्यों समझना जरूरी है भाई? क्योंकि समझ होना चाहिए। क्यों भाई? जैसे देखिए, एक शासक है, इसके अंदर बहुत सारे शासक हैं। अभी मैंने बताया आपको जो क्या है, जिसको सामंती व्यवस्था कहा जा रहा है। और ये जितने छोटे छोटे शासक हैं, इन सभी ने अपने नाम में राजा लगा रखा। तब ये जो ऊपर वाला शासक है, ये भी अगर राजा ही लगा ले तो फिर क्या अंतर रह गया ये? इसलिए अपने नाम में क्या लगाएंगे? श्री 1008 महाराजा धीराज, इस प्रकार का कुछ लगा लेंगे, बड़ा सा उपमा, जिससे क्या होना चाहिए भाई? उनका नाम इन छोटे शासकों से बड़ा दिखना चाहिए। तो इसलिए कई सारे जो शासक हैं उनके नाम में 5-5 उससे पहले अलग अलग शब्द लगे हुए हैं। महाराजा धीराज, विक्रमादित्य इत्यादि इत्यादि इत्यादि, बहुत बड़ा सा नाम। अंत में उनका नाम आता है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त
उससे पहले बहुत सारा उनके नाम में लगा होता था। तो ये इसी के कारण से लगा होता था, सामंती व्यवस्था के कारण से ही लगा होता था, क्योंकि नीचे के शासक के नाम में राजा महाराजा इस प्रकार से लगा लेते थे वो। तो जो सबसे सर्वोच्च शासक होता था उसके अपने नाम में लगाना पड़ता था। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने, इसका आंसर ए हो जाएगा। गुप्त काल में भास द्वारा लिखित नाटक स्वप्नवास वदत किस पर आधारित है? तो यह एक ऐतिहासिक घटना है जो पौराणिक कथाओं पर, जितनी पौराणिक कथा उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध था, प्राचीन भारतीय कथाओं और किंवदंतियों पर आधारित है, जिसमें कौशाम्बी के राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता के प्रेमपूर्ण आख्यानों से प्रेरित किया गया है यह। तो इसी प्रकार का इसमें कहानी है। ऑप्शन ए इसका सटीक वर्णन नहीं करता है। आपको मैंने बता भी दिया है कि कौशाम्बी के राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वासवदत्त, तो स्वप्नवास वदत इन्हीं पर आधारित लिखा गया है भास के द्वारा। यह एक नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। एरन अभिलेख किस गुप्त शासक के शासनकाल में जारी किया गया था? तो भानुगुप्त के समय में जारी किया गया था। गुप्त काल में किस बंदरगाह का उपयोग दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार के लिए किया जाता था? यह भारत है। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार के लिए किया जाता था। पश्चिम के लिए तो भरूच का उपयोग किया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए किसका किया जाएगा? तो यह ताम्रलिप्ति का किया जाएगा। ताम्रलिप्ति आधुनिक ताम्लुक का किया जाता था दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका नामक खगोल विज्ञान ग्रंथ की रचना वाराह मिहिर ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल में उदुंग क्या था? उदुंग क्या था? तो एक प्रकार का कर होता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। गुप्त काल में नागर शैली के मंदिर कहाँ पर पाए गए हैं? तो उत्तर भारत में नागर शैली के प्रारंभिक मंदिर हैं। इस समय से बनने प्रारंभ होते हैं, इस समय से बनने प्रारंभ हुए हैं, जिसमें अलग अलग प्रारंभिक शैली के हमें मंदिर दिखते हैं। और जो नागर शैली के सबसे अच्छी मंदिर हैं वो उड़ीसा में आपको बनते हुए दिखता है। नागर शैली की उपशैली है उड़ीसा शैली, जिसमें उड़ीसा में आपको कई सारे मंदिर दिखते हैं। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो यह ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। 320 ईस्वी है, ये याद रखिएगा। गुप्त काल में उपकरण का क्या था? उपकरण का अर्थ होता था क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक प्रकार का कर था, एक प्रकार का कर था जो किसानों पर लगाया जाता था। सुवर्ण गुप्त काल में किस धातु का सिक्का था? तो यह सोने का सिक्का होता, जिसको सुवर्ण कहा जाता था। सुवर्ण कहा जाता था। कल भी मैंने आपको दीनार के बारे में भी बताया है। गुप्त काल में श्रेष्ठी कौन होते थे? तो प्रमुख व्यापारियों को श्रेष्ठी शहर से इंगित किया जाता था, श्रेष्ठी शब्द से। गुप्त काल में किस मंदिर के दीवार पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, सांची का मंदिर, उदयगिरी का मंदिर। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इस पर रामायण और महाभारत के चित्रों को, मतलब दृश्यों को इंकित किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मृच्छकटिकम का मुख्य विषय क्या है? तो एक धनी व्यापारी और एक दरबारी की प्रेम कहानी है मृच्छकटिकम। चारुदत्त और एक दरबारी वसंत सेना की प्रेम कहानी है। गुप्त काल में भंडाराध्यक्ष कौन होता था? तो यह दरअसल में शाही भंडार का प्रमुख होता था। अगला सवाल है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म की लोकप्रियता का क्या कारण था? तो शाही संरक्षण। इस समय में वैष्णव धर्म को शाही संरक्षण दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिए, कुमारगुप्त जो प्रथम हैं, इन्होंने जिस विश्वविद्यालय की नींव रखी, नालंदा विश्वविद्यालय, वह बौद्ध धर्म और बुद्धिज्म की शिक्षा देता था बढ़ चढ़ कर। तो जो शासक होते थे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनका अपना धर्म कुछ भी रहता हो, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इस समय का प्राचीन भारत कुछ अलग ही था। इसका आंसर ए हो जाएगा। भीतरी और गरुड़ स्तंभ किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है कि गुप्त काल में शिल्प का क्या अर्थ था? एक प्रकार का कर, शिल्पकार और कारीगर। अगला है एक प्रशासनिक इकाई, एक सैन्य हथियार। तो शिल्प शब्द का प्रयोग शिल्पकारों और कारीगरों के लिए किया जाता था। 100 बहुत ही अच्छे MCQ थे गुप्त पीरियड से जुड़े हुए। अगर सवाल आते हैं तो यहाँ से निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। और इसका PDF आज ही मैं शेयर कर दूंगा शाम में, इवनिंग में। आप मुझे याद दिला दीजिएगा प्लीज़ कोई भी एक, तो मैं सब जगह पर शेयर कर दूंगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।